बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मकसूद अहमद है और मैं इस लेक्चर में आपके साथ इंजीनियरिंग और मेडिकल के टेस्ट के लिए एक बड़ा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बुक 2 का ये चैप्टर है, इसको आपके साथ शेयर करूँगा। इसमें इंजीनियरिंग के लिए ये पूरा चैप्टर होता है, जबकि मेडिकल के टेस्ट के लिए जो हमारा लास्ट टॉपिक ग्रिग्नार्ड रीजेंट है वो वाला नहीं होता। तो हम इस लेक्चर में क्योंकि पूरा चैप्टर डिस्कस करेंगे तो ज़ाहिर है इसमें हमारी कोशिश ये होगी कि हम इसको इस तरह से डिस्कस करें कि इसमें से इस चैप्टर में से आने वाले एमसीक्यूज़ हमारे सामने आ जाएं कि हमने किस तरह से इन एमसीक्यूज़ को अंडरस्टैंड करना है। अगर आप ये लेक्चर सुनते हैं तो इंशाल्लाह इस चैप्टर से आने वाले तमाम एमसीक्यूज़ चाहे वो किसी भी टेस्ट में हो, इंशाल्लाह वो आप सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे। चैप्टर नंबर 10 जो है इसका नाम अल्काइल हैलाइड है। अल्काइल हैलाइड जो है ये एक छोटी टर्म है। एक्चुअली जो इसकी ब्रॉडर टर्म है वो होती है हैलोजिनो अल्केन्स या हैलो अल्केन्स। ये हमारे पास एक बेसिक टर्म होती है ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कम से कम एक हैलोजन मौजूद हो। हम कहते हैं कि हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स आर कॉल्ड हैलो अल्केन्स या हैलोजिनो अल्केन्स। हेलो अल्केन्स जो होते हैं इनकी दो क्लासेस होती हैं। एक को मोनो हेलो अल्केन्स कहते हैं और एक्चुअली जो मोनो हेलो अल्केन्स होते हैं वही अल्काइल हैलाइड्स होते हैं। तो हमारा ये जो डिस्कशन होगी वो सिर्फ अल्काइल हैलाइड यानी ऐसे हैलोजन ऐसे कंपाउंड्स के बारे में होगी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में जिनमें सिंगल हैलोजन एटम होता है। तो मोनो हेलो अल्केन्स की फर्दर क्लासेस होती हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड एंड टर्शरी अल्काइल हैलाइड। हम सब इनसे अच्छी तरह वाकिफ़ होते हैं, लेकिन एमसीक्यूज़ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट बात होती है कि जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है उसमें जो हैलोजन जो कार्बन हैलोजन के साथ डायरेक्ट अटैच है जिसको हम अल्फ़ा कार्बन कहते हैं, इस कार्बन का एक साइड से कार्बन से अटैच होना ज़रूरी होता है और जो दो इसके साथ बाकी हाइड्रोजन होती हैं। डायरेक्ट अल्फ़ा कार्बन एक कार्बन से अटैच हो तो वो प्राइमरी है। इफ़ अल्फ़ा कार्बन इज़ डायरेक्टली अटैच्ड विद टू कार्बन एटम्स तो वो सेकेंडरी है और एक हाइड्रोजन होता है सेकेंडरी में। अगर फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो तो एक हाइड्रोजन होता है। इसी तरह से जो टर्शरी है उसमें अल्फ़ा कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं होता और तीनों साइड से वो कार्बन से अटैच होती है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी को हमें डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए। दूसरी जो हेलो अल्केन की टाइप है वो पोली हेलो अल्केन्स हैं और ये जो पोली हेलो अल्केन्स हैं ये एक्चुअली पोली हेलो अल्केन जो है ये एक से ज़्यादा हैलोजन रखने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इनमें जो है वो अगर दो हैलोजन एजेसेंट पोजीशंस पे हों तो हम उन्हें उसे जो है वो वेसिनल डाइहेलाइड कहते हैं। अगर जेमिनल पोजीशंस अगर एक ही कार्बन के साथ दो हैलोजन्स हों तो उसे हम जेमिनल डाइहेलाइड कहते हैं। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हमें पता होती है। इसकी नॉमनक्लेचर जो बहुत ही आसान है, दो तरह के नाम होते हैं। कॉमन नेम में हम ये करते हैं कि हम हैलोजन का नाम एंड पे लिखते हैं और अल्काइल ग्रुप का नाम पहले लिखते हैं। जैसे कि ये अगर स्ट्रेट चेन हो तो हम उसके साथ एन रिप्रेजेंट करते हैं। एन प्रोपाइल ब्रोमाइड का मतलब है कि 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में और फर्स्ट कार्बन के साथ हैलोजन अटैच है। आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड में 3 कार्बन होंगे, लेकिन आइसो वर्ड का मतलब है कि सेंटर वाली कार्बन के साथ हैलोजन अटैच होगी आइसोप्रोपाइल के केस में। अगर आइसोब्यूटाइल या आइसोपेंटाइल एंड सो ऑन इसके अलावा आइसो वर्ड होंगे उसमें आपकी जो एक कार्बन है वो ब्रांच में होगी, हैलोजन ब्रांच में नहीं होगी, कार्बन ब्रांच में होगी। नियोपेंटाइल ब्रोमाइड 5 कार्बन होते हैं, 2 ब्रांचेस में होते हैं, बाकी 3 चेन में होते हैं और किसी भी कार्बन के साथ ज़ाहिर है जो सेंटर वाली कार्बन है ये वाली इसके साथ तो अटैच नहीं हो सकता ब्रोमीन, तो आप किसी भी बाकी चारों साइड पे हैलोजन किसी भी कार्बन से अटैच कर दें तो वो नियोपेंटाइल हैलाइड या ब्रोमाइड बन जाएगा। तो आइसो नियो एन जो है ये कॉमन नेम होते हैं। कॉमन नेम में हमें ये भी आइडेंटिफाई करना होता है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कौन सा है। IUPAC नेम इसके बहुत आसान है, अल्केन की तरह की इसकी नॉमनक्लेचर है। सिर्फ एक जो है वो बात एक्स्ट्रा होती है कि फंक्शनल ग्रुप आपके पास हैलोजन आ जाता है। अगर आपके अल्काइल चेन में फंक्शनल ग्रुप हो तो जैसे हमें पता है कि हम अल्काइल चेन को की जो नंबरिंग करते हैं वो फंक्शनल ग्रुप वाली साइड से करते हैं इंस्टेड ऑफ सब्सटीट्यूएंट। तो आप एक चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन होंगे। जब आप वो चेन सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद आप नंबरिंग डिसाइड करेंगे उस साइड से जिस साइड से आपका फंक्शनल ग्रुप नज़दीक हो। ये 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन है। कार्बन नंबर 2 पे ब्रोमो है। और इसके बाद जब नाम लिखेंगे तो हैलोजन की पोजीशन और हैलोजन का नाम सबसे पहले लिखेंगे।
जो आपके पास आता है सब्सटीट्यूएंट्स उनका नाम बाद में लिखेंगे और ज़ाहिर है अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर को फॉलो किया जाएगा। सो 2 ब्रोमो 4 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन इसका नाम बन जाएगा। अगर आपके कंपाउंड में एक से ज़्यादा हैलोजेंस मौजूद हों तो फिर आप उनका नाम, उन हैलोजेंस का नाम अलॉन्ग विद इट्स देयर पोजीशन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखते हैं। प्रीपरेशंस, हमारी बुक में इसकी जो प्रीपरेशंस हैं वो तकरीबन 4 मेथड समझ लीजिए कि दिए गए हैं, 3 कह लीजिए कि 3 मेथड दिए गए हैं, उन्हीं को आगे 4 में कन्वर्ट किया गया। एक डायरेक्ट मेथड होता है। डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं कि जो अल्केन है उनका रिएक्शन हैलोजन से डायरेक्ट करवाते हैं। ये रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होता है और इसमें जो हैलोजन का रिएक्टिविटी ऑर्डर है उसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हैलोजन फ्लोरीन है, उसके बाद क्लोरीन है, उसके बाद ब्रोमीन और आयोडीन है। ठीक है, आयोडीन के साथ जो अल्केन का रिएक्शन होता है वो बहुत स्लो होता है और रिवर्सिबल होता है, स्लो एंड रिवर्सिबल। इस मेथड के ज़रिए एक कोई प्योर अल्काइल हैलाइड नहीं बनता, बल्कि एक कार्बन वाला एक क्लोरीन, एक हैलोजन, 2 हैलोजन, 3 हैलोजन, जैसे ट्राइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बनते हैं। ये प्रोडक्ट, एक तो ये कि कोई प्योर प्रोडक्ट नहीं बनता, मिक्सचर बनता है, और दूसरी बात ये भी होती है कि ये जो मिक्सचर बना है इनमें बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत कम होता है, इसलिए इनको आइसोलेशन या डिस्टिलेशन बहुत मुश्किल है। सो दिस मेथड इज़ नॉट मच सूटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट मेथड है वो ये है कि अल्कोहल का रिएक्शन किसी ऐसे रीजेंट से करवाते हैं जिसमें हैलोजन मौजूद हो। हमारी बुक के मुताबिक अल्कोहल का रिएक्शन अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए हैलोजन एसिड से करवाया जाता है। रीजेंट्स आपने याद रखने हैं। हैलोजन एसिड में HF के साथ अल्कोहल रिएक्शन नहीं करेंगे क्योंकि फ्लोराइड जो है वो बहुत ही पुअर, ये SN रिएक्शन होता है, तो फ्लोराइड जो आयन है वो जो HF है उसमें जो फ्लोराइड है वो बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, इसलिए HF के साथ रिएक्शन, फिर HF की बॉन्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, HF के साथ ये रिएक्शन नहीं होगा। बाकी तीनों हैलोजन एसिड में से HI सबसे ज़्यादा रिएक्शन करेगा, फिर HBr और फिर HCl। इसमें आपकी जो प्रोडक्ट बनेगी वो अल्काइल हैलाइड और बाय प्रोडक्ट जो बनेगी वो वाटर होगी। दूसरा आपका रिएक्शन है अल्काइल अल्कोहल का थायोनाइल क्लोराइड के साथ, SOCl2 के साथ। SOCl2 के साथ जो कैटलिस्ट यूज़ करते हैं वो पेरिडीन होता है। पेरिडीन के बारे में याद रखिएगा कि ये टर्शरी अमाइन है, स्ट्रक्चर आपको पता होगा। इसमें अल्काइल हैलाइड, SO2 और HCl ये 3 प्रोडक्ट्स बनती हैं। इस रिएक्शन में इसको बेस्ट मेथड कहते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। उसकी वजह ये होती है कि इसकी जो बाय प्रोडक्ट्स हैं वो गैस की फॉर्म में खुद ब खुद निकल जाती हैं, तो हमें आइसोलेशन में या हमारी जो प्रोडक्ट है उसको सेपरेट करने में इतनी मुश्किल पेश नहीं आती। ठीक है जी। तीसरा इसका रिएक्शन PCl3 से होता है जिसमें अल्काइल हैलाइड के साथ बाय प्रोडक्ट H3PO3 बनती है। फोर्थ इसका रिएक्शन जो है वो PCl5 के साथ होता है जिसमें अल्काइल हैलाइड के साथ POCl3 और HCl प्रोडक्ट बनती है। चारों रीजेंट्स के नाम याद रखिए, इनके बाय प्रोडक्ट्स ध्यान में रखिए। इसमें जो सबसे बेस्ट मेथड है वो थायोनाइल क्लोराइड वाला है, जो सबसे ज़्यादा, अगर सब रीजेंट्स का 1-1 मोल यूज़ किया जाए तो जो सबसे ज़्यादा आपको प्रोडक्ट देगा वो PCl3 होगा, क्योंकि इसमें 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड बनेंगे। अल्काइल आयोडाइड्स को प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास एक मेथड ये होता है जो हमारी बुक में है कि हम सोडियम आयोडाइड का रिएक्शन किसी भी और अल्काइल हैलाइड से करवाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट जो है आयोडाइड प्रिपेयर करना मुश्किल है, तो सोडियम आयोडाइड का रिएक्शन किसी भी और अल्काइल हैलाइड से करवाते हैं। इसमें जो है वो इन एनायंस की रिप्लेसमेंट होती है, तो इससे आपके अल्काइल हैलाइड प्लस सोडियम, अल्काइल आयोडाइड प्लस सोडियम हैलाइड बन जाता है। ये मेथड सिर्फ अल्काइल आयोडाइड के लिए ही यूज़ करते हैं। तो डायरेक्ट इसकी प्रिपरेशन की वजह जो है वो मैंने पहले बता दी है कि स्लो रिएक्शन और रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। यहाँ तक जो हमने पढ़ा इससे कुछ MCQs मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है विच वन इज़ टर्शरी। आपको नॉमेनक्लेचर से सवाल है कि आपने बताना है कि इनमें से टर्शरी अल्काइल हैलाइड कौन सा है। नियोपेंटाइल आयोडाइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, 2-क्लोरो 2-मिथाइल प्रोपेन। तो बेटे इसमें याद रखने की बात ये होती है, एक तो आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देख सकते हैं, लेकिन याद रखने की बात ये होती है कि कोई भी नियो कंपाउंड, चाहे वो नियोपेंटाइल हो, चाहे वो नियोहेक्साइल हो या जो भी हो, कोई भी नियो कंपाउंड कभी भी टर्शरी नहीं होता, ना सेकेंडरी होता है। नियो इज़ ऑलवेज प्राइमरी
आइसो में प्रोपाइल जो है वो सेकेंडरी होता है, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड सेकेंडरी है, आइसोब्यूटाइल प्राइमरी है, यानी आइसोप्रोपाइल के अलावा बाकी सारे आइसो भी प्राइमरी होंगे। अगर कोई कंपाउंड टर्शरी होगा तो या तो उसके साथ टर्शरी ब्यूटाइल लिखा होगा TER, या फिर उसका IUPAC नेम लिखा होगा और उसकी सेम पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप और उसी पोजीशन पे सब्सटीट्यूएंट भी होगा। जैसे 2-क्लोरो-2 मिथाइल का मतलब है कि सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन है और सेकंड पोजीशन पे ही मिथाइल है, तो ये टर्शरी है। इसी तरह से इसका दूसरा जो क्वेश्चन है वो है जी, हाउ मेनी टर्शरी कार्बन्स आर देयर इन 2,2,4,4 टेट्रा मिथाइल पेंटेन। आप देखिए इसमें ये एक अल्केन है, इसमें अल्काइल हैलाइड नहीं है, लेकिन इसकी हर कार्बन किसी न किसी कार्बन से अटैच है, तो उस बेस पे हम इसको प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी कह सकते हैं। अगर आप इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे तो आप ये देखेंगे कि अगर आप इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे तो आप ये देखेंगे कि इसमें कोई भी ऐसी कार्बन नहीं है जो 3 कार्बन से अटैच हो। इसमें जितने भी कार्बन है वो जो जो सेकंड और फोर्थ वाली कार्बन है वो 4 कार्बन से अटैच हैं, वो क्वार्टरनरी कार्बन है, टर्शरी कार्बन इसमें कोई भी नहीं है। मतलब अगर कोई फंक्शनल ग्रुप ना भी हो और आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें फ़लाँ नंबर कार्बन जो है वो उसके बारे में क्या ख्याल है, तो आप ये नहीं कह सकते कि इसमें तो फंक्शनल ग्रुप ही नहीं है। तो किसी भी कार्बन के बारे में पूछा जा सकता है, आपने जस्ट देखना है कि वो कार्बन जिसके बारे में पूछा गया है वो डायरेक्ट कितनी कार्बन से अटैच है। सो 0 कार्बन इसमें टर्शरी है। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें मैंने लिखा है, विच रीजेंट विल प्रोड्यूस मैक्सिमम यील्ड ऑफ अल्काइल हैलाइड व्हेन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ इट विद अल्कोहल। विद अल्कोहल यहाँ पे लिखना था, यानी आपका जो रीजेंट है वो जब उसका 1 मोल अल्कोहल से रिएक्शन करे, ये फॉलोइंग रीजेंट जो आपके सामने ये सामने लिखे हुए, तो सबसे ज़्यादा जो अल्काइल हैलाइड है वो कौन सा बनाएगा। तो जैसे मैंने आपसे बेटे कहा था कि PCl3 इसका आंसर है। PCl3 का नीचे रिएक्शन लिखा हुआ है, इसमें अल्काइल हैलाइड के 3 मोल्स बनते हैं, बाकी PCl5 से भी अल्काइल हैलाइड का 1 मोल बनता है, PCl HCl से भी 1 बनता है और SOCl2 से भी 1 मोल बनेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने जहन में रखना है। अच्छा, फिर आगे चलते हैं। रिएक्टिविटी, हमें पता है कि अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे किसी भी बॉन्ड की रिएक्टिविटी बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड पोलैरिटी पे ही डिपेंड करती है। तो अगर हम बॉन्ड पोलैरिटी के लिहाज से देखते हैं तो इसमें अल्काइल फ्लोराइड सबसे ज़्यादा पोलर हैं ड्यू टू ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो फ्लोराइड का रिएक्टिविटी ऑर्डर सबसे ज़्यादा होना चाहिए और आयोडाइड का सबसे कम। लेकिन अगर हम बॉन्ड एनर्जी के रेफरेंस से देखें तो क्योंकि जितना एटम का साइज़ बड़ा हो उतनी बॉन्ड एनर्जी कम होगी। अगर बॉन्ड एनर्जी कम होगी तो नया बॉन्ड बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे, यानी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। सो इस केस में अल्काइल आयोडाइड ज़्यादा रिएक्टिव होंगे और फ्लोराइड सबसे कम रिएक्टिव होंगे। तो एक्चुअली जब हम एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर को देखते हैं तो वो बॉन्ड एनर्जी वाला है, यानी डिसाइडिंग फैक्टर इसमें बॉन्ड एनर्जी वाला है, डिपेंड दोनों पे करती है। बॉन्ड पोलैरिटी का इफ़ेक्ट इसलिए कम होता है कि देखें अगर कोई न्यूक्लियोफाइल अल्काइल फ्लोराइड पर रिएक्शन करता भी है तो उसमें उसके बाद फिर फ्लोरीन वहाँ से रिमूव नहीं होता, तो न्यूक्लियोफाइल उस रिएक्शन में क्या कर सकता है, फिर जाहिर है वो क्लोराइड वाले पे अटैक करेगा, ब्रोमाइड, और अल्टीमेटली उसको सबसे ईजी जो है वो आयोडाइड ही मिलेगा। सो बॉन्ड एनर्जी आपका मेन फैक्टर है, डिसाइडिंग फैक्टर है, लेकिन रिएक्टिविटी डिपेंड दोनों पे करती है। अब अगर तुम मुख्तलिफ हैलोजन हो तो जिसमें जो है वो आयोडाइड है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, लेकिन अगर एक ही हैलोजन हो और आपके पास मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड हो, तो जितने कम कार्बन हो उतनी ज़्यादा रिएक्टिविटी होती है अगर एक हैलोजन हो। फिर इसके अलावा ये क्वेश्चन इसमें देखिए कि CH3Cl ये प्राइमरी है, C2H5 CH3 थ्राइस Cl ये भी प्राइमरी है, सॉरी ये सेकेंडरी है, C वाला जो है ये टर्शरी है, D वाला भी टर्शरी है। टर्शरी अल्काइल हैलाइड ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो टर्शरी में क्योंकि इनका जो कार्बोकेटाइन है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इसमें बेटे आपने देखना ये है कि ब्रोमाइड और क्लोराइड में फ़ैसला करेंगे तो ब्रोमाइड्स क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, सो इस केस में आपको यानी हैलोजन भी देखनी पड़ती है और आपको जो स्ट्रक्चर होता है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में अल्काइल ग्रुप का वो भी आपको देखना पड़ता है। इसके जो रिएक्शंस हैं वो हमारी बुक में 5 रिएक्शंस हैं, जिसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन पहले 2 की है। SN रिएक्शंस ये एक क्लास ऑफ रिएक्शन है, जिस तरह से आप कह लीजिए कि इंग्लिश जो है वो टेंसेस के बगैर कंप्लीट नहीं होती, इसी तरह से
केमिस्ट्री जो है वो इन रिएक्शंस, केमिस्ट्री के लिए एस एन रिएक्शंस टेंसेस का दर्जा रखते हैं। एस एन रिएक्शंस एक क्लास ऑफ रिएक्शंस हैं, ये कोई एक रिएक्शन नहीं है, यानी हर वो रिएक्शन जिसमें अल्काइल हैलाइड को कोई भी न्यूक्लियोफाइल, अल्काइल हैलाइड की हैलोजन को कोई भी न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस कर दे, वो बेटे एस एन रिएक्शन कहलाता है। अच्छी तरह से हम जानते हैं कि एस एन रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर और बायोमॉलिक्यूलर होते हैं, तो जल्दी से मैं ज़रा इनमें से आपको गो थ्रू करवा देता हूँ, बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ के लिए इम्पॉर्टेंट। SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल जो है वो अपोजिट साइड ऑफ लीविंग ग्रुप से अटैक करेगा। ये जो मॉलिक्यूल है आपका, जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल यानी जो अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल होता है, इसको आप सबस्ट्रेट कहते हैं। जो ये न्यूक्लियोफाइल है, जो लीविंग ग्रुप यहाँ से लीव करेगा, ये X नेगेटिव, ये आपका लीविंग ग्रुप है। तो अब ये बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है, न्यूक्लियोफाइल है, सबस्ट्रेट है, लीविंग ग्रुप है, इन तमाम चीज़ों पे ये रिएक्शंस डिपेंड करते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल लीविंग ग्रुप ऑपोजिट साइड ऑफ लीविंग ग्रुप से अटैक करेगा। SN2 रिएक्शन में लीविंग ग्रुप के लीव करने से पहले लीविंग ग्रुप वाले बॉन्ड को वीक करेगा और ख़ुद वाले बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करेगा। कि दरमियान में ट्रांजिशन स्टेट आएगी। ट्रांजिशन स्टेट बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आएगी, जहाँ पे डिसाइड होगा कि न्यूक्लियोफाइल जो नया आया है वो ज़्यादा बेहतर है, या जो पहले से अटैच था लीविंग ग्रुप जिसको हम कह रहे हैं वो भी तो न्यूक्लियोफाइल ही है, तो वो ज़्यादा बेहतर है। अगर तो SN2 रिएक्शन में जो नया इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो स्ट्रॉन्ग है तो ये रिएक्शन आगे जाएगा। अगर इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल पहले वाले से वीक है तो ये रिएक्शन बैकवर्ड चला जाएगा। इसमें न्यूक्लियोफाइल का पहले वाले से स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, ये बात आपने ज़रूर जहन में रखनी है। मतलब ये है कि अगर यहाँ पे फ्लोराइड अटैच है और आप आयोडाइड से रिएक्शन करवाते हैं तो रिएक्शन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। दूसरी इसके बाद आप ये देखिए कि जो ट्रांजिशन स्टेट के बाद फर्दर अगर रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो न्यूक्लियोफाइल ऑपोजिट साइड पे अटैच हो जाता है। ये सारा प्रोसेस एक ही स्टेप में होता है। टर्शरी अल्काइल हैलाइड में जो SN1 रिएक्शन है, इसमें टर्शरी अल्काइल हैलाइड यूजुअली इसको फॉलो करते हैं। सेकेंडरी जो है वो दोनों को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने सेकेंडरी को किसी एक तरफ लेके जाना है तो फिर उसके लिए मुख्तलिफ फैक्टर्स अप्लाई किए जाते हैं। टर्शरी अल्काइल हैलाइड SN1 रिएक्शन में होंगे। पहले स्टेप में पोलर सॉल्वेंट की मौजूदगी में एक स्लो स्टेप होगा जिसमें लीविंग ग्रुप पहले ही लीव कर जाएगा बिफोर द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। जब लीविंग ग्रुप लीव कर जाएगा तो कार्बोकेटाइन बनेगा। कार्बोकेटाइन हमें पढ़ा हुआ है कि टर्शरी ज़्यादा स्टेबल होते हैं, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। जहन में रखिएगा कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल के केस में टर्शरी ज़्यादा स्टेबल हैं और कार्बेनाइन के केस में, नेगेटिव आयन के केस में प्राइमरी ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर हमें याद रखना है। कार्बोकेटाइन बनेगा, उसके बाद उस कार्बोकेटाइन के पास एक p ऑर्बिटल होता है जो परपेंडिकुलर होता है बाकी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के 90 एंगल पे। तो वहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि लीविंग ग्रुप तो है नहीं, तो न्यूक्लियोफाइल दोनों साइड से अटैक कर सकता है। जिस साइड पे पहले लीविंग ग्रुप था उस साइड से भी और उसकी अपोजिट साइड से भी अटैक हो सकता है। तो दो तरह की प्रोडक्ट बनती हैं जिसमें 50% आपकी जो प्रोडक्ट है उसको हम जिसमें न्यूक्लियोफाइल उसी साइड पे है जिस साइड पे लीविंग ग्रुप था उसको हम रिटेंशन कहते हैं, और 50% आपकी जो प्रोडक्ट है जिसमें न्यूक्लियोफाइल अपोजिट साइड पे है उसको हम इन्वर्जन कहते हैं, ठीक है जी। ये नीचे वाला जो है ये इन्वर्जन है जिसमें न्यूक्लियोफाइल अपोजिट साइड पे लगा। अगर आपका अल्काइल हैलाइड इसमें बिफोर द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल फॉर एग्जांपल ऑप्टिकली एक्टिव था, डेक्स्ट्रो या लीवो रोटेटरी था, तो अटैक करने के बाद दो प्रोडक्ट बनेगी, रैसमिक मिक्सचर बनेगा। रैसमिक मिक्सचर ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता। वैसे एक्चुअल में ये बुक के मुताबिक मैं बता रहा हूँ कि ये प्रोडक्ट ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगी क्योंकि रैसमिक मिक्सचर बनेगा, बट एक्चुअल में ये जो प्रोडक्ट है ये ऑप्टिकली एक्टिव होती है। उसकी वजह ये है कि इस SN1 रिएक्शन में ये 50-50% एग्जैक्ट नहीं होता। ये जो अपोजिट साइड ऑफ लीविंग ग्रुप है उस साइड से ज़्यादा अटैक होता है, बेशक लीविंग ग्रुप ना हो, ठीक है। तो ये लेकिन हमारी बुक के मुताबिक हम इसको 50-50% ही कहेंगे। प्रॉपर्टीज़ बेटे SN2 की सिंगल स्टेप रिएक्शन है, न्यूक्लियोफाइल अपोजिट साइड से अटैक करता है अल्काइल हैलाइड लीविंग ग्रुप के। इसका जो रेट है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों पे। ऑर्डर इसका 2 है, मॉलिकुलरिटी इसकी 2 है SN2 की। नॉन पोलर सॉल्वेंट इसको फेवर करते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इसमें हमें जो है वो चाहिए होता है, यानी न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर SN2 में ज़रूरी है। वीक न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे नहीं चलेगा। SN1 में वीक न्यूक्लियोफाइल भी चल जाएगा।
100% SN2 में इन्वर्जन होती है, मॉलिक्यूल ऑपोजिट हो जाते हैं। टर्शरी अल्काइल हैलाइड, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलत में हम लिखा गया है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, बेटा इसको फॉलो करते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है जी, इसको प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स फॉलो करेंगे SN2 को। ओके, फिर इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 से sp2 में जाती है और फाइनली फिर sp3 हो जाती है। ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। बाकी जो टर्शरी है उसमें 2 स्टेप होते हैं, उसको न्यूक्लियोफाइल जो है वो दोनों साइड से अटैक करता है। न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर जो है उस वो मैटर नहीं करता, सिर्फ सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है। न्यूक्लियोफाइल कोई भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ऑर्डर इसका 1 है। मॉलिक्यूलरिटी हमारी बुक में इसकी 1 लिखी हुई है तो हम 1 कह देते हैं। तो हम अगर क्वेश्चन आता है MCQs में तो हम कहेंगे कि SN1 की मॉलिक्यूलरिटी 1 है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। एक्चुअली ये होता है कि SN1 की मॉलिक्यूलरिटी भी 2 होती है और SN2 की मॉलिक्यूलरिटी भी 2 होती है। मॉलिक्यूलरिटी बेटे होती है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, तो वो क्योंकि 2 है इसलिए मॉलिक्यूलरिटी दोनों केसेस में 2 है। ऑर्डर जो है वो होता है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, तो वो जो है वो 1 है SN1 में और 2 है SN2 में। मॉलिक्यूलरिटी एक्चुअली दोनों में 2 होती है, लेकिन क्योंकि हमारी बुक में 1 मेंशन है तो हम 1 ही इसको कंसिडर करेंगे। पोलर सॉल्वेंट इसको फेवर करेंगे SN1 को, ये जहन में रखिएगा। अगर ऑप्शन में 4 सॉल्वेंट हों तो जो सबसे ज़्यादा पोलर है वो सबसे ज़्यादा SN1 को फेवर करेगा। 50% इसमें रिटेंशन होती है, 50% इन्वर्जन होती है। इसमें जो है ये गलत लिखा गया जी, टर्शरी अल्काइल हैलाइड इसको फेवर करेंगे, ठीक है। SN1 को टर्शरी अल्काइल हैलाइड फेवर करेंगे, प्राइमरी नहीं करेंगे, जैसे ऑपोजिट दोनों साइड पे लिखा गया। sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो चेंज बिल्कुल सेम है जैसा कि SN1 में होता है। इसमें बेटे मैकेनिज्म बड़ा इंपॉर्टेंट है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बड़ा इंपॉर्टेंट है, सॉल्वेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, मॉलिक्यूलरिटी, रेट इक्वेशन, ये सारी चीज़ें इसमें MCQs में पूछी जा सकती हैं। अच्छा, अगर आपसे SN1 और SN2 में फ़र्क ये होता है कि SN1 जो है इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा होती है, तो न्यूक्लियोफाइल का लीविंग ग्रुप लीव करने से पहले जो है वो अटैक करना मुश्किल है। इसलिए SN1 जो है जो टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स हैं, सॉरी, इसमें SN1 को फॉलो करते हैं। SN2 में जो है वो स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है, तो न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है वो होने के चांसेस ज़्यादा हैं बिफोर द डिपार्चर ऑफ लीविंग ग्रुप। तो स्टेरिक हिंड्रेंस भी इसमें एक फैक्टर है, यानी SN1 में जब लीविंग ग्रुप लीव कर जाता है उसके बाद तो स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर नहीं होता। लेकिन अगर टर्शरी और प्राइमरी में आपसे पूछा जाए कि टर्शरी और प्राइमरी में ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस किस में है, तो वो डेफिनेटली टर्शरी में है। इसी वजह से SN1 के चांसेस ज़्यादा हैं। तो जहाँ पे भी स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगी SN1 जो है उसका जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। इस MCQ को देखिए, बहुत से MCQs इसमें से बनते हैं लेकिन मैंने एक ही लिखा है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर SN2, टर्शरी, प्राइमरी, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड में से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव अल्काइल हैलाइड कौन से हैं SN2 के लिए, ये जहन में रखिएगा, SN2 के लिए, ठीक है। SN2 में प्राइमरी हमेशा सबसे ज़्यादा रिएक्शन करते हैं, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। वैसे अगर आप रिएक्टिविटी ऑर्डर जनरली पूछें तो टर्शरी अल्काइल हैलाइड ज़्यादा रिएक्टिव हैं, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी। लेकिन अगर आप पूछ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू SN2 तो टर्शरी अल्काइल हैलाइड तो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो ही नहीं करते, वो तो SN1 को करते हैं। सो SN2 के रेफरेंस से ऑर्डर होगा तो वो प्राइमरी, सेकेंडरी टू टर्शरी होगा। सबसे ज़्यादा प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी, और बहुत कम चांसेस हैं कि टर्शरी जो है वो SN1 को जो है वो फॉलो करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज़ डिफ़िकल्ट टू अकर, कौन सा रिएक्शन इसमें से सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। अल्काइल आयोडाइड, क्योंकि अल्काइल आयोडाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हैं क्लोराइड से भी, ब्रोमाइड से भी, तो फर्स्ट वाला रिएक्शन तो बहुत इजीली होगा, ये तो बिल्कुल ठीक है। बीटा में टर्शरी आपका ब्रोमाइड है, आयोडाइड इसको रिप्लेस कर सकता है। आयोडाइड जो है ये बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप भी है और बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है, तो इसकी न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर को भी सामने रखेंगे। बेशक ये ब्रोमाइड से अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं है लेकिन ये न्यूक्लियोफाइल ब्रोमाइड से बहुत अच्छा है, ठीक है जी। न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर के बारे में ये याद रखिएगा कि न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ सेंट्रल एटम। जितना साइज़ बड़ा होगा, जितनी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी, जितने एटम ज़्यादा होंगे लीविंग ग्रुप में, जितना
जो है वो आप कह लीजिए उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, उतना वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है, ये जहन में रखिएगा। तो चार्ली जो है उसमें अल्कोहल का रिएक्शन S2Cl2 से होता है, अल्काइल हैलाइड SO2 और HCl। अगर आप इसकी बेटे प्रिपरेशन देखें तो ये रिएक्शन तो इसमें होता ही नहीं। अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए अल्कोहल का रिएक्शन SOCl2 से होता है, S2Cl2 से नहीं होता। ठीक है ना, तो ये थर्ड चार्ली वाला जो रिएक्शन है ये डिफ़िकल्ट बल्कि नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच न्यूक्लियोफाइल इज़ बेटर इन SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन में इनमें से सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन सा है जो SN1 को ज़्यादा फॉलो करेगा? CN है, OH है। वैसे अगर न्यूक्लियोफाइल का पूछा जाए विच न्यूक्लियोफाइल इज़ बेटर, तो मैंने आपको बता दिया कि फ्लोराइड अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, एक हार्ड बेस है बट नॉट अ गुड न्यूक्लियोफाइल बिकॉज इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ज़्यादा है, साइज़ इसका छोटा है। OH जो है वो भी न्यूक्लियोफाइल बेहतर है, F से बेहतर है। CN जो है ये भी बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। लेकिन यहाँ पे सवाल जो है वो SN1 के बारे में पूछा है, तो ऑप्शन इसमें D आंसर आएगा, क्योंकि SN1 रिएक्शन में तो न्यूक्लियोफाइल मैटर ही नहीं करेगा, चाहे कोई भी हो, वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि उसका कौन सा कंपटीशन होता है लीविंग ग्रुप से। तो SN1 रिएक्शन जो है वो न्यूक्लियोफिलिसिटी से पे डिपेंड नहीं करता। सिर्फ ये नहीं कि आपको स्टेटमेंट याद रखनी है कि न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो वो भी आपको जहन में रखना है कि कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ अ टर्शियरी अल्काइल हैलाइड इज ऑप्टिकली एक्टिव। एक टर्शियरी अल्काइल हैलाइड था, वो ऑप्टिकली एक्टिव था। उससे दो प्रोडक्ट बनती हैं, एक 50% रिटेंशन और 50% इन्वर्जन। तो इसमें से जो प्रोडक्ट बनेगी उसके बारे में उसने पूछा है कि वो प्रोडक्ट डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगी, लीवो रोटेटरी होगी, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगी, या हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो बेटे मैंने जैसे पहले आपको बताया कि 50% इन्वर्जन और 50% रिटेंशन होगा, सो द प्रोडक्ट विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, ये बात हमारी होगी। नेक्स्ट बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस हैं। बीटा एलिमिनेशन के पॉइंट्स वही होते हैं जो SN1 और SN2 के होते हैं, सिर्फ दो तीन चीज़ें जो डिफरेंट हैं वो मैं बता देता हूँ। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में जो E2 है, जो एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर है। अच्छा, इसमें बीटा एलिमिनेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि बीटा हाइड्रोजन का होना इसमें बहुत ज़रूरी है। तो आपका जो बेस है इसका बेटे अटैक बीटा कार्बन की हाइड्रोजन पे होता है, फिर वो बीटा कार्बन की हाइड्रोजन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट करती है, डबल बॉन्ड बन जाता है, और ये वाली हैलोजन जो है वो लीव कर जाती है। अगर ये प्रोसेस एक ही स्टेप में हो तो ये E2 है, अगर दो स्टेप में हो तो ये E1 है। देखिए बेस ने हाइड्रोजन को अटैक किया। अब अगर बेस अच्छा हो तो एलिमिनेशन रिएक्शन ज़्यादा होंगे। एलिमिनेशन और सब्सटीट्यूशन जो है ये कॉम्पिटिटिव रिएक्शंस हैं, ये एक साथ हो रहे होते हैं, लेकिन ये फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं मुख्तलिफ पे। इसकी जो प्रोडक्ट है वो हमेशा अल्कीन बनेगी, E1 की भी और E2 की भी। E1 में ये होगा कि टर्शियरी अल्काइल हैलाइड होगा, बिल्कुल SN1 के पहले स्टेप की तरह। पहला इसका स्लो स्टेप जो है उसमें लीविंग ग्रुप लीव करेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। अगले स्टेप में रिएक्शन होगा, बेस जो है अब कार्बोकेटाइन के कार्बन पे रिएक्शन नहीं करेगा बल्कि बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। बीटा हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक हाइड्रोजन होती है, यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे और आपका डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो इसका और सब्सटीट्यूशन रिएक्शन का जो डिफरेंस है वो ये है कि इसमें बीटा हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है, बीटा हाइड्रोजन पे अटैक होता है, उसमें अल्फ़ा कार्बन पे अटैक होता है। इसमें अल्कीन प्रोडक्ट बनती है, उसमें जो है वो अल्कीन प्रोडक्ट नहीं बनती बल्कि कोई सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड बनता है। इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 से sp3 से 2 में चेंज हो जाती है और sp2 ही रहती है, जबकि सब्सटीट्यूशन में sp3 से sp2 और फिर sp3 हो जाती है। जो SN1 रिएक्शन है उसमें जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है वो भी sp2 है, और जो इंटरमीडिएट बनती है कार्बोकेटाइन, और जो SN2 है उसमें जो ट्रांजिशन बनती है वो भी sp2 है, लेकिन फाइनल sp3 होते हैं। यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट है वो अल्कीन बनेगी। अब आपने जहन में रखना है अल्कीन जो भी बनेगी वो आपके सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग होगी, जितने कार्बन आपकी सबस्ट्रेट में है उतने। फॉर एग्जांपल ये आपके सामने टर्शरी ब्यूटाइल हैलाइड है, इससे बनने वाली जो अल्कीन है वो आइसोप्रोपाइलीन है। आइसोप्रोपाइलीन यानी 4 कार्बन आपके रिएक्टेंट में थे तो 4 ही आपकी प्रोडक्ट में होंगे, ये भी आपने जहन में रखना है। ठीक है जी, इसमें ये कुछ फैक्टर्स लिखे हुए हैं जिनको जहन में रखना है आपने MCQs के लिए। अगर स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो एलिमिनेशन रिएक्शन ज़्यादा होंगे, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो एलिमिनेशन रिएक्शन ज़्यादा होंगे, लेस पोलर सॉल्वेंट यूज़ करेंगे तो एलिमिनेशन रिएक्शन ज़्यादा होंगे, क्राउडिंग अगर सबस्ट्रेट पे होगी तो एलिमिनेशन रिएक्शन ज़्यादा होंगे।
इसका ऑपोजिट कर देंगे तो सब्सटीट्यूशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर मैं आपसे कहूँ कि फिनॉक्साइड आयन है, एथॉक्साइड आयन है, OH आयन है और कार्बोक्सिल का जो कार्बोक्सिलेट आयन है, उसमें आपको पता है कि सबसे अच्छा बेस कौन होता है? जाहिर है एथॉक्साइड आयन, जो सबसे वीक एसिड होता है उसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होता है। तो आपके जो एथॉक्साइड आयन है उसकी प्रेजेंस में आपका जो रिएक्शन है वो एलिमिनेशन ज़्यादा होंगे। टेम्परेचर ज़्यादा हो तो क्योंकि प्रोडक्ट ज़्यादा बनती हैं, एलिमिनेशन की प्रोडक्ट सब्सटीट्यूशन से ज़्यादा हैं, इसलिए हाई टेम्परेचर पे ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगी, एलिमिनेशन होगी। लेस पोलर सॉल्वेंट जो है वो भी एलिमिनेशन रिएक्शन को फेवर करता है, ठीक है। फिर लीविंग ग्रुप भी मैटर करता है, लेकिन लीविंग ग्रुप जो है वो उसमें SN2 में मैटर करता है, SN2 या E2 में, SN1 या E1 में मैटर नहीं करता। अगर सबस्ट्रेट पे क्राउडिंग है तो उसमें ज़ाहिर है फिर आपके अल्फ़ा कार्बन को अप्रोच करना मुश्किल हो जाता है, तो रास्ते में आपके बीटा हाइड्रोजन आती है, उसी के साथ अटैक हो जाता है। अब देखिए ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन बार बार पूछे जाने वाला कि अगर कोई अल्काइल हेलाइड हो, थोड़ी सी इसमें मिस्टेक हो गई है लिखते वक्त, लेकिन समझाना मकसद था। अगर कोई अल्काइल हेलाइड हो, इसका रिएक्शन सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस की मौजूदगी में किया जाए, एक्वस की मौजूदगी में। वाटर क्योंकि एक पोलर सॉल्वेंट है, ज़्यादा पोलर सॉल्वेंट है, तो पोलर सॉल्वेंट अगर ज़्यादा होगा तो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ज़्यादा होंगे। एक्चुअली सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वाटर की प्रेजेंस में प्रोड्यूस करते हैं OH नेगेटिव आयन। OH नेगेटिव आयन जो है वो एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, अच्छा बेस नहीं है। जबकि सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अगर इस केस में बात करें एल्कोहलिक सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसमें आपके जो आयन जो सोल्यूशन के अंदर प्रोड्यूस होते हैं वो इथॉक्साइड आयन होते हैं, जो कि एक अच्छा बेस है। सो इसमें बेस अच्छा प्रोड्यूस होता है, इसलिए एलिमिनेशन रिएक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। एक्वस के केस में न्यूक्लियोफाइल अच्छा प्रोड्यूस होता है, इसलिए सब्सटीट्यूशन के चांसेस ज़्यादा हैं। तो सोडियम या पोटेशियम एक्वस के केस में आपकी प्रोडक्ट सब्सटीट्यूशन बनेगी, आपकी प्रोडक्ट एलिमिनेशन होगी अगर एल्कोहलिक सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, बट सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ही होना चाहिए। अगर एल्कोहलिक अमोनिया है या एल्कोहलिक KCN है, कोई और दिया जाए, तो फिर आपकी प्रोडक्ट सब्सटीट्यूशन ही होगी। एलिमिनेशन के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अलोंग विद सम एल्कोहल, ठीक है। इसमें सॉल्वेंट की पोलैरिटी भी है, बेस भी है, दोनों फैक्टर इसमें आते हैं। ये रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, MCQ देखिए, विच वन विल गिव एलिमिनेशन रिएक्शन विद एल्कोहलिक KOH? एलिमिनेशन रिएक्शन इनमें से कौन सा देगा एल्कोहलिक KOH के साथ? मिथाइल क्लोराइड है, बेंजाइल ब्रोमाइड है और नियोपेंटाइल क्लोराइड है। आंसर इज़ नन ऑफ दीज। बेटे ये 3 कंपाउंड हैं जो मैंने आपको तीनों के बारे में पूछा जा सकता है। ये वो कंपाउंड है जिनमें अल्फ़ा बीटा हाइड्रोजन है ही नहीं। तो अगर बीटा हाइड्रोजन नहीं है तो एलिमिनेशन रिएक्शन इसमें से किसी में भी नहीं होगा, ठीक है। बीटा हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है। यहाँ पे जो बेंजीन के ये वाली कार्बन है, ये कार्बन बीटा है, इसके 1 2 3 और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, 4 बॉन्ड बने हुए हैं, तो हाइड्रोजन कहाँ होगी? यहाँ पे बीटा कार्बन को देखिए, हाइड्रोजन नहीं है, तो बीटा कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं होगी, तो एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं होगा। फिर इसके अगले जो 3 रिएक्शन हैं वो बड़े आसान हैं। एक रिडक्शन है जिसमें हम अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन जो है वो जिंक और HCl से करते हैं। इसमें अल्केन आपकी प्रोडक्ट बनती है, नंबर ऑफ कार्बन सेम रहते हैं, यानी इथाइल क्लोराइड इथेन में चेंज हो जाएगा, प्रोपाइल क्लोराइड प्रोपेन में चेंज हो जाएगा। दूसरा इसका वर्ड सिंथेसिस है जिसमें हम कार्बन चेन को इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ करते हैं, यानी अगर आपका ब्यूटाइल क्लोराइड प्रोपाइल क्लोराइड है तो वो हेक्सेन में चेंज हो जाएगा। प्रोडक्ट इसमें भी अल्केन बनती है। सोडियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है और आपके जो कार्बन नंबर हैं वो डबल हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो आप अगर रिएक्शन करवाते हैं इथाइल क्लोराइड का सोडियम से तो प्रोडक्ट बनेगी ब्यूटेन, अगर प्रोपाइल क्लोराइड का करवाते हैं प्रोडक्ट बनेगी हेक्सेन, अगर मिथाइल क्लोराइड का करवाते हैं प्रोडक्ट बनेगी ईथेन। अगर एक मिथाइल क्लोराइड है, एक इथाइल क्लोराइड है तो प्रोडक्ट बनेगी प्रोपेन। तो इस तरह से वर्ड सिंथेसिस में कार्बन नंबर को चेन को इंक्रीज़ करते हैं, अल्केन प्रोडक्ट बनती है, सोडियम से रिएक्शन होता है, ईथर ड्राई ईथर इसमें एज अ मीडियम यूज़ होता है। एक इसका जो 5वां रिएक्शन है वो अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम लेड अलॉय से है। इसमें अगर अल्काइल ग्रुप इथाइल हो तो आपकी प्रोडक्ट जो बनेगी वो टेट्रा इथाइल लेड होगी, जो कि एंटी फ्रीजिंग एजेंट जो कि एंटी नॉकिंग एजेंट और नेगेटिव कैटलिस्ट के तौर पे हमारी बुक में लिखा हुआ है।
टेट्रा इथाइल लेड, लेकिन अगर इथाइल ग्रुप हो इसी तरह आप टेट्रा मिथाइल लेड भी बना सकते हैं। सो टेट्रा इथाइल लेड बनाने के लिए आपको अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम लेड अलॉय से करवाना पड़ता है। ये 3 रिएक्शन आपने जहन में रखने। इसका बेटे जो लास्ट प्रोडक्ट रिएक्शन है जो हमारे सिलेबस में मौजूद नहीं है एमडी कैट में लेकिन इंजीनियरिंग में है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट, ये वाला टॉपिक भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जल्दी से हम इसको समराइज़ करते हैं कि ग्रिग्नार्ड रीजेंट को विक्टर ग्रिग्नार्ड ने 1900 में प्रिपेयर किया। 1912 में उसको नोबेल प्राइज़ मिला। इनकी प्रिपरेशन की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट रीजेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव रीजेंट्स हैं। रिएक्टिविटी की वजह RMG बॉन्ड की पोलैरिटी है। आर के ऊपर यहाँ नेगेटिव चार्ज होता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। कार्बन के ऊपर क्योंकि नेगेटिव चार्ज है जो कार्बन मैग्नीशियम से अटैच है, इसलिए जो ग्रिग्नार्ड रीजेंट्स होते हैं उनकी नेचर न्यूक्लियोफिलिक होती है। तो अपने रिएक्शंस में जिसके साथ भी ये रिएक्शन करें ये खुद रीजेंट के तौर पर डिसाइड करेंगे। तो इनके तमाम रिएक्शन जो हैं वो न्यूक्लियोफिलिक होते हैं। कुछ रिएक्शंस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हैं, कुछ रिएक्शंस न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशंस हैं, और ये रिड्यूसिंग एजेंट भी हैं, रिड्यूसिंग एजेंट हैं और न्यूक्लियोफाइल हैं, ये जहन में रखना है। रिएक्शन नंबर 1, अगर ग्रिग्नार्ड रीजेंट का रिएक्शन आप एल्कोहल से, HCl से, कार्बोक्सिलिक एसिड से, H2SO4 से, वाटर से, अमोनिया से या अमाइन से, 3 तो ख़ास तौर पे याद रखने हैं, वाटर, अमाइंस, एल्कोहल, अगर आप इनके साथ रिएक्शन करवाते हैं तो आपकी प्रोडक्ट बनेगी अल्केन। प्रोडक्ट क्या बनेगी? अल्केन। हर वो कंपाउंड जो हाइड्रोजन डोनेट कर सकता है उसके साथ रिएक्शन करके ये अल्केन प्रोडक्ट बनाते हैं। अगर अल्कोहल के साथ रिएक्शन हो और इस रिएक्शन में अल्कोहल का रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछा जाता है तो अल्कोहल का रिएक्टिविटी ऑर्डर प्राइमरी टू सेकेंडरी टू टर्शरी होगा, क्योंकि अल्कोहल की हाइड्रोजन इसमें से रिमूव होती है। सो ये जो रिएक्शन जिसमें किसी सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड के साथ रिएक्शन हो रहा है ग्रिग्नार्ड रीजेंट का, इन रिएक्शंस को न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस कहा जाता है। ठीक है। इसी तरह से अगर रिएक्शन जो यहाँ पे एक नहीं लिखा हुआ, अगर आपका रिएक्शन जो है वो ClCm से होता है तो इससे नाइट्राइल्स प्रोडक्ट बनेगी। ठीक है, नाइट्राइल्स भी आप इससे बना सकते हैं, नाइट्राइल्स की हाइड्रोलिसिस करके कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकते हैं, तो बहुत सारी प्रोडक्ट इसमें से बन सकती हैं। ग्रिग्नार्ड रीजन का रिएक्शन अगर फॉर्मल्डिहाइड से हो फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस तो आपकी प्रोडक्ट क्या बनेगी? प्राइमरी अल्कोहल। और उस प्राइमरी अल्कोहल में एक कार्बन जितने के ग्रिग्नार्ड रीजन में है उससे एक कार्बन ज़्यादा भी होगी। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से इथाइल अल्कोहल बनेगा, इथाइल से प्रोपाइल अल्कोहल बनेगा। सो प्राइमरी अल्कोहल फॉर्मल्डिहाइड के साथ। ठीक है, एसेटल्डिहाइड के साथ या फॉर्मल्डिहाइड के अलावा किसी भी और एल्डिहाइड के साथ अगर ग्रिग्नार्ड रीजेंट रिएक्शन करते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल आपकी प्रोडक्ट बनेगी। फॉर्मल्डिहाइड के साथ प्राइमरी अल्कोहल, एसेटल्डिहाइड के साथ सेकेंडरी अल्कोहल या किसी भी और एल्डिहाइड्स, और कीटोन किसी भी कीटोन के साथ टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, नाम भी याद रखना है आपने, बना के भी देखना है। अब इसमें क्योंकि हाइड्रोलिसिस भी हो रही है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस भी हो रही है, तो इस रिएक्शन को हम कहेंगे, पहला इसका जो स्टेप है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। हम इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी कह सकते हैं, लेकिन अगर हाइड्रोलिसिस के बाद टोटल की बात की जाए तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ये इसके पूरे मैकेनिज्म का नाम है। लेकिन अगर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कहा जाए तो भी ठीक है, क्योंकि इसका एल्डिहाइड के साथ जो पहला स्टेप होता है वहाँ पे एडिशन होती है और हम पहले स्टेप की बेस पे रिएक्शन के मैकेनिज्म का फैसला करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हमेशा इसकी प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगी। उस कार्बोक्सिलिक एसिड में भी एक कार्बन ज़्यादा होगा। अगर ग्रिग्नार्ड रीजन में एक कार्बन है तो आपकी जो एसिड बनेगा उसमें 2 होंगे। अगर ग्रिग्नार्ड रीजन में, लिहाजा इस मेथड के ज़रिए कौन सा एसिड नहीं बन सकता बेटा? फॉर्मिक एसिड नहीं बन सकता। फॉर्मिक एसिड कभी नहीं बन सकता, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रीजन में कम से कम एक कार्बन तो होगी ना। तो अगर एक कार्बन है तो एसिड 2 वाला बनेगा। तो बाकी इससे अगर 2 कार्बन है ग्रिग्नार्ड रीजन में तो 3 वाला बनेगा, 3 है तो 4 वाला बनेगा। ग्रिग्नार्ड रीजन में हैलोजन आप ब्रोमाइड भी लिख सकते हैं, क्लोराइड भी, आयोडाइड भी। फ्लोराइड नहीं होता ग्रिग्नार्ड रीजन में। ठीक है, अगर ग्रिग्नार्ड रीजन का रिएक्शन फॉर्मिक एसिड के किसी ईस्टर से होता है, यानी फॉर्मेट से होता है, फॉर्मिक एसिड के ईस्टर से, तो आपकी प्रोडक्ट सेकेंडरी अल्कोहल बनेगी। याद रखना है, सेकेंडरी अल्कोहल फॉर्मेट, अगर फॉर एग्जांपल इथाइल फॉर्मेट, मिथाइल फॉर्मेट, प्रोपाइल फॉर्मेट एंड सो ऑन। अगर ग्रिग्नार्ड रीजन का रिएक्शन किसी भी और ईस्टर से होता है, सिर्फ फॉर्मेट नहीं आता, एसीटेट आता है, प्रोपेनोएट आता है, ठीक है, हेक्सेनोएट आता है, फॉर्मेट नहीं होता, बाकी जो भी ईस्टर होगा। जनरली अगर पूछा जाए तो ग्रिग्नार्ड रीजन ईस्टर के साथ रिएक्शन करके 2 मॉलिक्यूल इसके रिएक्शन करते हैं।
आपकी प्रोडक्ट जो है वो अल्कोहल बनती है, टर्शरी अल्कोहल। एसिड से, ईस्टर से, एल्डिहाइड कीटोन से अल्कोहल का बनना रिडक्शन होता है, लिहाजा ये रिडक्शन भी हो रही है। इपॉक्साइड के साथ अगर इसका रिएक्शन हो तो प्राइमरी अल्कोहल बनेंगे, और उस प्राइमरी अल्कोहल में 2 कार्बन ज़्यादा भी होंगे, ठीक है, 2 कार्बन, क्योंकि डिपेंड करता है इपॉक्साइड में कितने कार्बन। लिहाजा अगर मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इथाइलिन इपॉक्साइड से रिएक्शन करता है तो प्रोडक्ट बनेगी प्रोपेनोल। लिहाजा ये इसके जो रिएक्शंस हैं ये आपने लाजमी जहन में रखने। आखिरी बात ये कि अगर ग्रिग्नार्ड रीजेंट का रिएक्शन नाइट्राइल से होता है, नाइट्राइल CN जिसमें फंक्शनल ग्रुप है, तो आपकी प्रोडक्ट कीटोन बनेगी, कीटोन। यूजुअली ये होता है कि हमें प्रोडक्ट पूछी जाती है, लेकिन बाकी बातें मैंने आपको बता दी। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हैं या न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस हैं, मैकेनिज्म का हमें पता होना चाहिए, प्रोडक्ट हमें पता होनी चाहिए। अगर कोई स्पेसिफिक पूछी जाती है कि फॉर एग्जांपल इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्ट विद एसेटल्डिहाइड टू फॉर्म, और आगे प्रोडक्ट बजाय सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल लिखने के प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ है, तो आपको ड्रॉ करके देखना है कि कौन सी प्रोडक्ट उससे पॉसिबली बन सकती है। ये था बेटे चैप्टर नंबर 10, ठीक है जी।